अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाई इज जापान इन्वेस्टिंग इन इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बुलेट ट्रेन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो हमारी रिलेटेड है भारत और जापान से। आपको शायद ये चीज पता होगी कि जापान इंडिया में इस वक्त काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आगे वीडियो में पूरी बात बताऊंगा कि कितना जापान ने इन्वेस्ट किया है, किस किस सेक्टर में, और कैसे इंडिया को उसका फायदा मिला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों जापान इतना पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मनी इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? आखिर क्या फायदा मिलेगा जापान को इससे, और आखिरकार इन्वेस्टमेंट के लिए उसने इंडिया को ही क्यों चुना, आखिर किसी और कंट्री को क्यों नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन इंडिया और जापान के इन इन्वेस्टमेंट एड के बारे में जानने से पहले और ये पता करने के लिए कि इतना इन्वेस्टमेंट आखिर जापान क्यों, कैसे और कहां पर इंडिया में कर रहा है, हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में हम लोग जाएंगे आजादी के जस्ट थोड़ा सा बाद में, यानी 1958 में। ये वो टाइम था जब जापान का ओवरसीज डेवलपमेंट एड दुनिया तक पहुंचना शुरू हो रहा था। यानी वो लोग एक तरह से लोन दे रहे थे कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए, जिसे बाद में कंट्री वापस चुकाती कुछ इंटरेस्ट के साथ कुछ टाइम पीरियड के बाद। लेकिन उस पैसे से कंट्री काफी अच्छा खुद का डेवलपमेंट कर सकती थी, और उस समय जापान को ऐसी कंट्रीज चाहिए थी जिसको वो लोग लोन दे सकें, और एटलीस्ट कंट्री ऐसी हो कि वो पैसे को वापस कर सके। और इंडिया के हालात उस समय में ये कह सकता हूं कि बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि हम जस्ट आजाद हो रहे थे। यानी अगर जमीनी लेवल पर आकर देखा जाए तो इंडियंस की हालत बहुत बुरी ही थी, जिस वजह से इंडिया इस डेवलपमेंट एड का सबसे पहला रिसीवर बना। यानी हम कह सकते हैं कि तब से इंडिया आज तक जापान के इन डेवलपमेंट एड्स का न सिर्फ सबसे ओल्डेस्ट बल्कि सबसे लार्जेस्ट रिसीवर भी रहा है। 1958 के टाइम पे इंडिया को 1800 मिलियन येन, ये येन जापान की करेंसी है, इतना लोन प्रोवाइड किया गया था जिसे हमें लॉन्ग टर्म में काफी कम इंटरेस्ट के साथ वापस चुकाना था। और उस समय शिप बिल्डिंग, पावर जनरेशन, माइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन, स्टील प्रोडक्शन जैसे कुछ सेक्टर्स थे जिनमें इस लोन का सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था। यानी उस समय से एक तरह से इंडिया और जापान के रिलेशन शुरू हो गए, जहां फ्यूचर में हमें काफी ऐसी और अपॉर्चुनिटीज मिली जिन्होंने इन दोनों ही कंट्रीज के रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो थी वो आई 1990s, यानी अर्ली 1990s के टाइम पे। अगर आप उस समय इंडिया में थे तो आपको पता होगा कि इस वक्त इंडिया की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। काफी मेजर, काफी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया उस वक्त देख रहा था, और ये इसलिए भी था क्योंकि इंडिया ने मार्केट्स पूरी तरह से उस समय नहीं खोल रखी थी। यानी उस समय गवर्नमेंट का लाइसेंस राज चलता था, यानी गवर्नमेंट लाइसेंस देगी प्रॉपरली तभी आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन इसका लॉन्ग रन में इंडिया को काफी नुकसान देखना पड़ा, और 1990s आते आते हालत काफी पतली हो गई थी। हम नेशनल बैंकरप्सी के कगार तक पहुंच ही गए थे कि जापान की तरफ से उस वक्त काफी बड़ी मदद अचानक से इंडिया को मिल गई। उस वक्त कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडिया को जापान ने 300 मिलियन डॉलर्स दे दिए, और ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी टर्निंग पॉइंट रहा, साथ ही इन दोनों ही कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशनशिप्स के लिए भी। उस समय के बाद से फिर दोनों ही कंट्रीज ने एक के बाद एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, और इससे टू बी ऑनेस्ट इंडिया को काफी ज्यादा फायदा मिला। इनमें से सबसे बड़ा साल 2014 का है, जब दोनों ही कंट्रीज ने दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में से एक को स्टैब्लिश किया। इसको इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप बोला जाता है। इसमें कुछ मेन टारगेट्स रखे गए थे, जिसमें सबसे पहला था कि हर 5 साल में जापान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डबल करना है। साथ ही जो जापानीज कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं उनके नंबर को भी हर 5 साल में डबल करना है। यानी अच्छे रिलेशंस की वजह से ही इस तरह का पार्टनरशिप पॉसिबल हो पाया, और इस तरह का स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप न सिर्फ इंडिया बल्कि दोनों ही कंट्रीज के लिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक आउटपुट लेकर के आएगा। अब तक इंडिया में काफी सेक्टर्स के अंदर जापान
जापान ने इन्वेस्ट किया है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में शायद आपको भी पता होगा, जहां शुरुआती मेट्रो जैसे दिल्ली मेट्रो जापान की मदद से ही तैयार हुई थी और ट्रांसपोर्टेशन वो सेक्टर भी है जिसमें ये पैसा सबसे ज्यादा जाता है और अब तो इसका शेयर और भी बढ़ गया है क्योंकि बुलेट ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर्स, इनमें भी जापान का कंट्रीब्यूशन है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इनके अलावा एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट, वाटर, एनर्जी, इन सब में भी हिस्ट्री से जापान थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करता आया है। तो आपको शायद थोड़ा बहुत पता चल गया हो कि क्यों जापान आखिर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। ये सिर्फ 10-20 साल पुरानी बात नहीं है, बल्कि इंडिया इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से लेता आया है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अनसॉल्व रहता है कि क्या सिर्फ एक अच्छा रिलेशन, अच्छे पार्टनरशिप ही सिर्फ वो चीज है जिस वजह से हमें इतना इन्वेस्टमेंट मिला है। हाँ, अब भले ही हम साथ में काम कर रहे हो तो फायदा दोनों कंट्रीज को होगा, लेकिन फिर भी जापान सिर्फ पार्टनरशिप के लिए इतना पैसा दे रहा है। देखो, आंसर कहीं ना कहीं है नो, यानी कि नहीं। क्यों? क्योंकि शायद पार्टनरशिप से भी ज्यादा बढ़ के कोई एक ऐसी चीज है जो कि इस चीज को पुश कर रही है। कई लोग, इवन कुछ अच्छे खासे बड़े फर्म्स का भी ये क्लेम है कि जापान का इंडिया में इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक इकोनॉमिक नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, जिसके थ्रू दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके कि ये इन्वॉल्वमेंट इसलिए है ताकि इस कॉन्टिनेंट में जापान बाकियों के मुकाबले एक एज ले सके, यानी इस कॉन्टिनेंट में उसे इस इन्वॉल्वमेंट का लाभ मिले। तो फिर आखिर वो कैसे? तो इसका एक कारण है, पहला है लॉस्ट डिकेड। तो अब ये क्या है? अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे डायरेक्टली जापान लॉस्ट डिकेड टाइप कर सकते हैं, लेकिन ये असल में 1991 से 2001 के बीच का पीरियड था जहां पे जापान की इकोनॉमी ने कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई थी, यानी वो 2 डिकेड कहीं ना कहीं बिल्कुल खराब हो गए थे, जिस वजह से इन्हें लॉस्ट डिकेड बोला जाता है। और इंडिया इस वक्त भी एक काफी अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी वो मदद जो जापान ने हमें की थी कभी, कहीं ना कहीं हम यानी इंडिया फ्यूचर में वही मदद जापान को वापस दे सकता है। हाँ, ये जरूर है कि वो मदद एग्जैक्ट ना हो, यानी जैसे जापान ने हमें पैसे से मदद की, हमें डेवलपमेंट के लिए एड दी, इंडिया हो सकता है फ्यूचर में ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में उसे मदद करे। वैसे फ्यूचर तो क्या, ये ऑलरेडी होने लगा है, क्योंकि जापान में आज यंग पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। मैक्सिमम पॉपुलेशन उनकी वो है जिनकी अब एज हो चुकी है, तो फिर इकोनॉमी को चलाने के लिए पॉपुलेशन तो चाहिए है, यानी इंडिया से उनको मदद मिल सकती है। वैसे इस पे आप लोगों का सोचना अलग भी हो सकता है कि इसमें शायद जापान का कोई और इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि फॉरेन एड की मदद से ही सिर्फ ये दोनों कंट्रीज का अच्छा फायदा हुआ है, वो भी कई तरीकों से। तो ये बात भी सही है, और इसके साथ साथ ये भी जरूर है कि इसकी वजह से एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी एशिया में इन दो इकोनॉमिक जायंट्स के बीच में बनी है, और इसका फायदा मोस्ट प्रोबेबली रीजन को भी जरूर मिलेगा। चलिए अभी फिलहाल आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बता देता हूँ जिसमें इस वक्त जापान इंडिया की मदद कर रहा है। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आपने सुना होगा शायद इसका नाम, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है भारत की कैपिटल दिल्ली और हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के बीच में। लेकिन इसका आइडिया आया कैसे? जापान के थ्रू ही। जापान 2008 के समय में हमसे आयरन और इंपोर्ट किया करता था, लेकिन उस समय चाइना में ओलंपिक्स होने थे, जिस वजह से इंडिया को जापान को छोड़ चाइना को ये एक्सपोर्ट करना पड़ा, और जापान इससे काफी नेगेटिवली इफेक्ट हुआ था। जापान ने दूसरे तरीकों से यहाँ से आयरन और लेने की कोशिश की, लेकिन उन तरीकों से जापान को आयरन और मिल भी नहीं पा रहा था, और अगर मिल रहा था तो बिल्कुल वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, जिस वजह से उस समय जो जापान के एम्बेसडर थे इंडिया में, उन्होंने एक फ्रेट कॉरिडोर बनाने का सोचा, जापान के टोक्यो ओसाका कॉरिडोर के जैसा, और यहां से सबसे पहले फ्रेट कॉरिडोर की नींव पड़ी, और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ टाइम के साथ इसे एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया गया, जो कि आज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसमें इस वक्त ऑलरेडी काम चल रहा है। दूसरा, बुलेट ट्रेन। आपको पता ही है कि मुंबई अहमदाबाद वाले सेक्शन में इस वक्त ऑलरेडी जमीनी काम हो रहा है हमारे पहले हाई स्पीड रेल का। मैं अपडेट्स भी इससे रिलेटेड चैनल्स पर डालता रहता हूं। इसमें भी हम लोग जापान की ही शिंकानसेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में ले रहे हैं। इसके अलावा भी कई सेक्टर्स में इस वक्त इंडिया के लिए जापान का कंट्रीब्यूशन है, जैसे इनोवेशन के सेक्टर में, पॉवर्टी खत्म करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जापान की टेक्नोलॉजी को इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी जो जापान जानता है वो जापान हमें भी बताए। यानी इन सब चीजों से इंडिया को भी उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी फायदा मिल रहा है। और अगर बात करें अभी फ्यूचर की कि क्या जापान इंडिया आगे भी ऐसे पार्टनरशिप और अपने रिलेशंस को मजबूत रखेंगे, तो जापान के हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं यानी फूमियो किशिदा, इनके इंडिया से काफी अच्छे, पर्सनली काफी अच्छे रिलेशंस हैं। 2020 तक जापान के जो प्राइम मिनिस्टर रहे, शायद आप सब उन्हें जानते होंगे, शिंजो आबे, उन्हें हेल्थ
प्रॉब्लम की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। वैसे एज एन इंडियन मैं यही बोलूंगा कि गॉड ब्लेस हिम, क्योंकि इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है जापान इंडिया रिलेशंस के साथ साथ इस रीजन के लिए भी। इनके बाद 1 साल के लिए फिर जापान में दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे थे और फिर फूमियो किशिदा जापान के पीएम बने और ये 2015 में भारत भी आए थे जब ये प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले थे। और उस समय की इनकी स्पीच में से मैंने एक लाइन उठाई है, जब ये इंडो पैसिफिक पर बात कर रहे थे तब इन्होंने बोला था कि भारत को इन्होंने विजिटिंग के लिए पहला कंट्री चुना है क्योंकि इनके हिसाब से जापान और इंडिया के रिलेशंस काफी स्पेशल हैं। यानी फ्यूचर में मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही कंट्रीज का पार्टनरशिप, इनके रिलेशंस बेहतर ही रहने वाले हैं। यानी मुझे तो कोई रीजन नहीं दिखता रिलेशनशिप के खराब होने का। बाकी आपको क्या लगता है उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे जरूर बताइएगा। तो अभी शायद आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आ गया होगा कि कैसे और क्यों जापान आखिर इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसका फायदा एटलीस्ट दोनों ही कंट्रीज के लोगों को आज मिल रहा है। वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी जनाब, जी जनाब। अच्छा, बहुत सारी बातें तो इस वीडियो में पता चली कि इंडिया और जापान का रिलेशन बहुत बेहतर, बहुत अच्छे, क्यों, क्या वजह है। लेकिन एक पॉइंट जो इसमें थोड़ा सा मिस है या फिर हमें किसी और वीडियो से पता चला था, वो मज़हबी मामला थे इनके आपस में कि बहुत पहले इंडिया ही के रीजन से बहुत सारे लोग, अगर बहुत ही ज़्यादा पीछे चले जाएं हिस्टोरिकल, तो इंडिया ही से बहुत सारे लोग गए थे, जापान में भी आबाद हुए। और एक ऐसी माता है जिसकी जापान में पूजा की जाती है, वो भी इंडिया ही से मज़हब से भी मतलब रिलेशन है इनका। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आजकल के दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में उन चीज़ों पे इतना फोकस होता नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर पता हो या ना पता हो, लेकिन जो जीन्स होता है या जो एक अपने आबाओ अजदाद होते हैं, कहीं ना कहीं इंसान को अट्रैक्शन रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि जापान मैं कहता हूँ शायद दुनिया का बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी है, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। जापान के बारे में एक जुमला है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि 20-25 साल आगे चलते हैं ये दुनिया से। यानी कि दुनिया में वो चीज़ बाद में आती है, सबसे पहले जापान में वो चीज़ होती है। जापान में इनोवेशन बहुत ज़्यादा है, नई जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा वो आगे हैं पूरी दुनिया से। जापान ही की बहुत सारी चीज़ें हम लोग पसंद करते हैं, पूरी दुनिया में इसकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, मोबाइल हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो जापानी लोग पसंद करते हैं कि जापान की बनी हुई है, जापानी ओरिजिनल है, जापानी पायदार है, बहुत सारी चीज़ों के मामले में। तो जापान का जो दुनिया दूसरे देशों को लोन देना या डोनेशन देना एक बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, उसका मेन मकसद ये है कि अगर जापान के पास बहुत सारा पैसा है तो उससे वो यूज़ ना करे तो क्या करे। अपने देशों में तो वो लगा चुके हैं, मज़ीद लगाते हैं, लेकिन ऐसे देश के पास जो दुनिया जहाँ के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा है, 10,000 चीज़ें और बना रहा है। जापान की तरक्की करने की मेन वजह वहाँ की आर्मी नहीं है उनकी। जब अमेरिका ने उन पर हमला किया था एटम बम के बाद, तो उन पे जो पाबंदियाँ लगी, उस पाबंदियों में ये भी चीज़ शामिल थी कि जापान आज के बाद आर्मी नहीं बनाएगा और अमेरिका ही उसे प्रोटेक्ट करेगा। सबसे अच्छा फ़ायदा जापान को उसके बाद ये हुआ कि उसने अपनी आर्मी बिल्कुल नहीं बनाई। जापान का पूरी दुनिया के मामले में ये चीज़ है कि कोई भी उस पर हमला नहीं करेगा एक एग्रीमेंट के थ्रू, और जापान अपनी आर्मी भी नहीं बनाएगा। उसका मसला उसका रिज़ल्ट ये निकला कि जापान की टोटल फोकस तरक्की पे रहा, टोटल फोकस अपनी ग्रोथ पे रहा। तो आज जापान दुनिया का सबसे ज़्यादा एक तरक्की याफ्ता कंट्री माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर चुका है। लेकिन उन्होंने अपनी दौलत को, अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके उसको मज़ीद कमाना है। लेकिन वो किस देश को दे, कहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्मीद हो कि रिटर्न आना है। एक इकोनॉमी थोड़ी सी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट, ऐसी इकोनॉमी हो, जिस देश की इकोनॉमी बेहतर होगी जापान उसको देने में ज़रा से भी देर नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से लौटने का, वहाँ से रिटर्न होने के 100% चांसेस हैं। मेरे ख़्याल में मेन जो चीज़ है जापान का दुनिया को पैसा देने का, वो ये नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा, मैं एक चीज़ जो हमने सुनी भी है बार बार,
कि दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में काम आए। तो मैं इतनी सारी बातों में नहीं जाना चाहूँगी, मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात ये करना चाहूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जापान हर किसी को मुँह उठाकर पैसे नहीं देता। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी एक बहुत तबाही का शिकार चल रहा है, अभी भी बहुत बुरे हालात हैं, क्राइसिस में है। तो हमें तो ऐसा नहीं देखने को मिला कि जापान ने हमें कुछ ऑफ़र कर दिया हो। उस वक्त जब इतना इनिशियल स्टेज पे था इंडिया, जब आज़ादी के बाद 1958 में उसकी इतनी बुरी हालात थे, इतने बुरी कंडीशन थे, और उस वक्त उसके दोस्त ने उसको सहारा दिया तो वो जापान था, जिसने 1800 मिलियन येन दिए थे। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई वीडियो में, खुद ही क्लियर कर दी कि जापान उन्हीं लोगों को ऐड देता है जो उसे रिटर्न कर सकें, जो उसे लौटा सके। इस बात की पहले मुतमईन होता है इस बात को लेकर, उसके बाद वो ऐड देता है किसी भी कंट्री को, कोई भी कंट्री हो। तो इंडिया को जब उसने लोन दिया या ऐड दिया तो उसको इस बात का यकीन था, इस बात की एक मुतमईन था इस बात को लेकर कि इंडिया उसको लौटा देगा। अच्छा, पिछले से यानी हिस्ट्री में अगर हम जाएँ तो जापान एक ऐसा कंट्री है जिसके वैसे ही रिलेशन बहुत अच्छे रहे इंडिया से। कुछ हिस्ट्री हमें अभी भी पता चली जो हमें पता नहीं थी। इस वीडियो ने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया, मुझे तो बहुत कुछ बताया इंडिया और जापान के बारे में, कि एक ऐसा कंट्री जिसके साथ बहुत पुराने ताल्लुकात, बहुत पुराने मरासिम, बहुत पुराना दोस्त। लेकिन मैं बस एक चीज़ पे फोकस करी थी कि गिने चुने एक दो कंट्रीज छोड़ दें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया तो बड़ा फ्रेंडली है, इंडिया तो ग्लोबली बड़ा फ्रेंडली है, तो वो तो हर किसी के साथ उसके बड़े अच्छे मरासिम में, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और वो भी वो ताल्लुकात ऐसे ताल्लुकात नहीं जो 1-2 साल में बरकरार हुए हैं, 10-12 साल में बरकरार हुए हैं। वो ताल्लुकात ऐसे ताल्लुकात हैं जो कितने दशकों से चलते आ रहे हैं। जब इंडिया पे बुरा वक्त आया तब भी उन लोगों ने साथ दिया, जब दूसरों पे बुरा वक्त आया तो इंडिया ने साथ दिया। और अभी जैसे कि वीडियो में थोड़ा सा कहा ये भी गया है कि हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन ये सही भी है, क्योंकि वहाँ उनको चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए इंसानी पावर चाहिए होगी, ह्यूमन पावर की ज़रूरत होगी, इंसानों की ज़रूरत होगी, ऐसे इंसान जो यंग हों, जिनकी एजेस ज़्यादा ना हों, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग बहुत ओल्ड हो चुके हैं, ज़्यादातर लोग उम्र दराज हो चुके हैं, और वहाँ पे यंग जनरेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। ये बात हमने 1-2 वीडियो में पहले भी देखी है कि वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान कुन हैं, बहुत ज़्यादा तजवीज़ात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे गौर फ़िक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो यंग लोग हैं ही नहीं, तो फिर ऐसी बात है ह्यूमन पावर भी चाहिए, दूसरी चीज़ें भी चाहिए। अब काम करने वाले जो लोग होंगे वो तो यंग होंगे तो ही काम कर पाएंगे ना। ओल्ड लोगों से तो काम नहीं लिया जा सकता। कंपनीज़ में काम करने वाले, फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले, जाहिर सी बात है तो वो तो यंग ही होने चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आगे का सोच कर जापान इसलिए अभी भी ऐड दे रहा है, और कहीं ना कहीं ताल्लुकात की बिना पर भी दे रहा है, क्योंकि ये बात अगर हम दरगुजर भी कर दें तो काबिल गौर है ये बात कि कब से वो इंडिया की मदद कर रहा है। जब भी इंडिया पे कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सबसे पहले खड़ा होता है। सिर्फ जापान ही नहीं, दूसरे कंट्रीज़ के बारे में भी हमें पता चला, रशिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज़ इंडिया की मदद के लिए खड़े रहते हैं। कि इंडिया का स्वभाव है या इंडिया का एक बिहेवियर ऐसा है कि हर कंट्री उसको मानता है, हर कंट्री उसको दोस्त कहलाने में फ़ख्र करता है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि स्पेशल वैल्यू है इंडिया की उनके दिलों में, या उनके नज़दीक, या उनके दिमागों में एक बहुत ही स्पेशल वैल्यू है। तो ये स्पेशल वैल्यू 1-2 दिन में तो बनती नहीं है, 1-2 साल में तो बनती नहीं है। ये स्पेशल वैल्यू बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाना पड़ता है, बहुत अच्छा सलूक करना पड़ता है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो फिर जाकर ऐसी आपकी एक इमेज बनती है जो इंडिया की बन चुकी है। फिर दूसरी बात में काबिल गौर मेरे नज़दीक ये बात भी है, वो ये है कि दूसरे कंट्रीज़ इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, मेट्रो एक्सपोर्ट कर रहा है, स्टील एक्सपोर्ट कर रहा है, व्हीट एक्सपोर्ट कर रहा है, पता नहीं क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आने वाले वक्तों में इंडिया बहुत पावरफुल होने वाला है, और अभी भी मैं तो ये कहूँ कि अभी भी बहुत स्टेबल हो चुका है, अभी भी बहुत पावरफुल हो चुका है, क्योंकि वो उनका एक ही लक्ष्य है कि आत्मनिर्भर बनना है हमें। हम हर चीज़ में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हम चाहते हैं, और हमें किसी भी मुल्क के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तो शायद इस बात को भी मद्देनज़र रखते हुए जापान अपने ताल्लुकात, जैसे कि उन्होंने कहा, क्वेश्चन किया कि क्या पता आगे चल के ताल्लुकात ख़राब हो जाए, तो मैं ये कहूँगी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तो जापान कभी भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करने वाला। और इंडिया से बेहतर कौन सा कंट्री होगा उसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कि वहाँ के लोग एक तो इन चीज़ों को बहुत समझते हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत समझते हैं, और फिर उन्होंने एक मुआहिदा भी किया हुआ है कि वो जो भी सीखेंगे तो लाजमी इंडिया में डिलीवर करेंगे, टेक्नोलॉजी के हवाले से हो जाएगा। कोई भी बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इन्होंने बताया दिल्ली और मेट्रो का, दिल्ली कॉरिडोर और मुंबई कॉरिडोर का जो एक थीम था, जो एक आइडिया था, वो जापान की तरफ से ही आया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जापान ने हर वक्त इंडिया की मदद की है, और इंडिया भी बिल्कुल खड़ा रहेगा उसकी मदद के लिए।
तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी खारजा पॉलिसी, पूरी दुनिया के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी, दूसरे दुनिया के साथ अच्छे मरासिम, आपका आना जाना, आपके डेलीगेशंस जाना, आप अपनी आइडियाज़ वहाँ देना, वहाँ से आइडियाज़ लेना। अगर आप दुनिया से कट के रहते हैं, आपकी खारजा पॉलिसी, आपका वज़ीर खारजा दूसरे कंट्रीज़ में जाके भी वापस आ जाए, होटलों में रात गुजार के खाना पीना खा के वापस आ जाए, वो वहाँ जाकर जो उसका काम है अगर वही ना करे, तो फिर उस खारजा पॉलिसी का, उस वज़ीर खारजा का मकसद ही क्या है। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि बहुत अरसे तक, बहुत टाइम तक हमारे यहाँ पे वज़ीर खारजा की सीट ही खाली थी। मतलब हमारा वज़ीर खारजा था ही नहीं। मतलब जब एक कंट्री का कुछ टाइम तक अगर वज़ीर खारजा ही ना हो, जो एक पॉलिसीज़ बनाता है, दूसरे देशों के साथ मीटिंगें रखता है, उनके आइडियाज़, अपने आइडियाज़, डेलीगेशंस का आना जाना, जब इसका वज़ीर ही ना हो तो फिर आप क्या समझते हैं कि हमारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्या ताल्लुकात होंगे। दूसरी चीज़ एक मैंने और सुनी थी कि हमारे यहाँ पे आईटी का मिनिस्टर अब बना है। मतलब हम दुनिया से इतना पीछे हैं, किसी भी हवाले को अगर देख ले, जापान तो मैं कहता हूँ बहुत ही आगे, बहुत ही आगे। जिस देश का आईटी मिनिस्टर ही नहीं था, अब होश आया कि यार हमें आईटी भी एक शोबा है, आईटी भी एक बहुत इस वक्त दुनिया की बहुत ज़रूरतमंद एक ज़रूरत है, दुनिया की एक लाजमी हिस्सा है, इसका भी एक मिनिस्टर होना चाहिए। अब इसकी मिनिस्ट्री बनी है, अब जाके पाकिस्तान में आईटी मिनिस्टर बना है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम दुनिया से कितना पीछे, दुनिया के साथ ताल्लुकात रखने में कितना पीछे। और यही चीज़ इंडिया की कामयाबी की है कि उसका सबसे बेहतरीन जो फोकस है कि पूरी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात रखना, मामलात रखना, मेल जोल रखना, किसी भी मुश्किल वक्त में आप किसी भी देश की मदद कर सकें। आपका अगर कोई ऐसा वक्त आता है तो वो देश आपकी भी मदद कर सके। अच्छा, जब इतनी डेवलप कंट्रीज से आपके मरासिम अच्छे होते हैं या आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो आप भी आगे बढ़ते हो। अब मैं ये देख रही हूँ कि इंडिया के आप दोस्त कंट्रीज़ देखें, इंडिया के जो बहुत फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जिनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के, तो वो खुद इतने पावरफुल हैं। जापान एक ऐसा कंट्री है कि अगर शॉपकीपर आपको कह दे कि ये चीज़ जापानी है तो उसके बाद आप आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लेते हो। और वो वाकई प्रूफ देती है इस बात का कि कई सालों तक इनके अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस जो हैं वो चलते रहते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होती, कभी भी कोई मसला नहीं आता। ये बहुत ही, मैं ये कहूँगी बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। और उसके साथ जब इंडिया के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट उसके साथ है, इंडिया के कॉरिडोर्स उसके आइडियाज़ से बन रहे हैं, तो यकीनन इंडिया तो बहुत आगे जाएगा। फिर इंडिया ने भी इस चीज़ को बरकरार रखा कि अपने पुराने ताल्लुकात को कभी किसी बात को लेकर ख़राब नहीं करा, हमेशा उसको लेकर चला। उनके जो मिनिस्टर्स हैं, बताया जा रहा था इस वीडियो में, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया बीमारी के कारण, तो उनसे बड़े अच्छे, बड़े फ्रेंडली ताल्लुकात थे, बड़े पर्सनल ताल्लुकात थे बल्कि मोदी जी के। और अब जो आए हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ताल्लुकात को लेकर चलना, ताल्लुकात बनाना बड़ी बात नहीं होती मेरे नज़दीक, ताल्लुकात को लेकर चलना बहुत बड़ी बात होती है। कि आपके ताल्लुकात बन गए ठीक है, लेकिन आप उसको निभाओ तो सही। दोस्ती करना बड़ी बात नहीं, दोस्ती को निभाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जापान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।